नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि राम मंदिर की लहर से मोदी जी अपने कार्यकर्ताओं को जगाएंगे, भक्तों को जगाएंगे और देश में एक केमिस्ट्री बनाएंगे, देश में एक माहौल बनाएंगे। लेकिन यूपी एमपी के बाहर कई ऐसे राज्य हैं जहां मोदी जी केमिस्ट्री तो बना लेंगे, लेकिन वोटों की जो अरिथमेटिक है, वोटों की जो गणित है, मोदी जी शायद वो ना बना पाए। और उस लिस्ट में जो सबसे ऊपर नाम है वह है बिहार का। बिहार में भले ही मैंने कहा केमिस्ट्री बना ले मोदी जी राम मंदिर की लहर से, लेकिन अरिथमेटिक वोट की नहीं बन सकती, क्योंकि बिहार में आज की तारीख में वोट का मतलब है नीतीश प्लस लालू इज इक्वल टू वोट। अब क्योंकि वोटों की जो अरिथमेटिक है वो बिहार में गड़बड़ा रही है, तो जाहिर तौर पर आज मोदी जी के चाणक्य अमित शाह ने ईडी को फिर से सक्रिय किया है, ईडी को फिर से प्रोएक्टिव किया है पटना में। और आज राबड़ी देवी के घर पर ईडी पहुंची, ईडी की टीम पहुंची और लालू और तेजस्वी को फिर से समन दिया गया है, फिर से घेराबंदी शुरू की गई है। और दूसरी तरफ एक और खेल हो रहा है। चाणक्य जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह नीतीश कुमार लालू का दामन छोड़ के वापस आ जाएं, घर वापसी कर लें। और इसलिए नीतीश कुमार के कुछ विधायक हैं जो अमित शाह के टच में हैं, वो पैरवी कर रहे हैं। और आज की तारीख में जो हालात हैं बिहार के, अमित शाह और मोदी नीतीश कुमार की हर शर्त, हर कंडीशन मानने को तैयार है, बस नीतीश आ जाए किसी तरह से। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन, वो ये है कि राम लहर के बावजूद, मंदिर के प्रोजेक्शन के बावजूद, इस केमिस्ट्री के बावजूद मोदी और अमित शाह बिहार में क्यों तोड़फोड़ करना चाहते हैं। और सवाल यह है कि आखिर इतनी घबराहट बिहार से क्यों है गुजरात लॉबी को, नीतीश के आगे झुकने को क्यों तैयार है मोदी और शाह। आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिहार मोदी की गणित में आज की तारीख में इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अहम है। अब दोस्तों, आज बहुत सी जानकारियां आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। दो एक्सपर्ट रहेंगे, अशोक वानखेड़े टाइगर और अभिषेक कुमार रहेंगे ग्राउंड जीरो बिहार से। लेकिन पहले असली सवाल कि बिहार इतना इंपॉर्टेंट मोदी जी के गेम प्लान में क्यों है। मोदी जी का जो ब्लूप्रिंट है 2024 का फाइनल जीतने का, उसमें बिहार का इंपैक्ट क्या है, क्यों इतनी घबराहट है मोदी और शाह को बिहार के नाम से। और अगर सच कहूं तो बिहार और महाराष्ट्र दोनों को लेकर प्रॉब्लम है, घबराहट है। और उसकी वजह है महाराष्ट्र में जहां 48 सीटें, यूपी के बाद सबसे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र, 48 सीट्स, बिहार में 40 सीटें, कुल मिलाकर ये जो दोनों राज्य हैं 88 सीटें, 88 सीट्स हैं वहां पर। आप समझिए कि लोकसभा में ये दो राज्य ही बहुत डिसाइसिव हो जाते हैं अगर बीजेपी जीतती है या हारती है। अब इत्तेफाक देखिए कि महाराष्ट्र में इस बार उद्धव ठाकरे नहीं है मोदी जी के लिए, उनके पुराने साथी, और बिहार में उनके साथ नीतीश कुमार नहीं है। तो महाराष्ट्र में ठाकरे नहीं, बिहार में नीतीश कुमार नहीं। पिछली बार अगर आप देखेंगे 2019 का चार्ट उठाकर, तो ठाकरे की मदद से, उद्धव ठाकरे की मदद से मोदी जी 41 सीटें लाए थे, 41 आउट ऑफ 48, 41 सीटें। और बिहार में 39 सीटें। यानी इन दोनों राज्यों से, बिहार और महाराष्ट्र से, पिछली बार ठाकरे और नीतीश कुमार की मदद से मोदी जी ने 80 सीटें जीती थी, 80, दो स्टेट से। और यहीं से आप कह सकते हैं कि मोदी जी के जीत का सेहरा बंध गया। और इस बार ये दोनों लोग मोदी जी के गेम प्लान में नहीं है। हकीकत यह कि उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ने के बाद मोदी जी महाराष्ट्र में कामयाब नहीं हो पा रहे और बिहार में लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो तोड़ नहीं पा रहे। दोनों ही जगह नाकामी है और दोनों ही जगह मोदी के सामने दो पुराने साथी खड़े हैं, जिसमें से एक उस्ताद भी हैं, शरद पवार महाराष्ट्र में और छोटे उस्ताद नीतीश कुमार बिहार में। अब दोस्तों, पिछले कई दिनों से जो गोदी मीडिया है, जो सरकारी चैनल कह सकते हैं, जिनका एजेंडा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तय होता है, ये जो चैनल हैं ये लगातार
नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, लालू यादव को टारगेट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि साहब नीतीश कुमार पिछली खिड़की से अमित शाह के संपर्क में। ये भी कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि साहब नीतीश कुमार जब भी दिल्ली आए, भले वो खड़गे से मिले या राहुल गांधी से, कहीं ना कहीं उन्होंने चोरी छिपे मुलाकात अमित शाह से भी की। इस तरह की भी बातें ये भी हो रही हैं कि नीतीश कुमार और लालू यादव में अनबन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करना चाह रहे हैं और लालू उनके साथ नहीं है। कुछ कह रहे हैं कि लालू जो है प्रेशराइज कर रहे हैं नीतीश कुमार को कि पहले हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बनाइए और जल्दी बनाइए, आप संयोजक बन जाइए। गोदी मीडिया के चैनल ये भी कह रहे हैं कि साहब बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर लालू और नीतीश यानी जेडीयू और आरजेडी में बन नहीं रही है, गड़बड़ है। यानी जो खबरें प्लांट की जा रही हैं अखबारों में, सरकारी अखबारों में या सरकारी न्यूज़ चैनल्स में, जो गोदी एंकर प्लांट कर रहे हैं वो ये है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, एवरीथिंग इज नेगेटिव। अब मुझे लगता है कि गोदी मीडिया का मैं क्या पोस्टमार्टम करूं, बेहतर ये है माहौल नेगेटिव है या माहौल पॉजिटिव है, तेजस्वी यादव से ही सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। बहुत हम लोग का बहुत पॉजिटिव चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है, आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? अब दोस्तों 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी करेंगे और पूरे देश भर में उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, लाखों मंदिर में लाइव टेलीकास्ट होगी और भी बहुत कुछ होगा, और अब तो दिन भी नहीं बचे, अब तो घंटे ही बचे हैं इतने मेगा इवेंट के लिए। ऐसा जानकार कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद धीरे धीरे जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, मोदी जी वापस व्रत के बाद दिल्ली वापस आएंगे, तो अगर किसी राज्य में, किसी सूबे में अगर सियासत उबाल लेगी, अगर राजनीति उबाल लेगी, तो फिर पाटलिपुत्र है, बिहार। और उसकी वजह यह है कि बहुत कुछ बिहार में होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से 2 लाख रुपए गरीबों को देने का वादा किया है, उससे मोदी घबराए हुए हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से सीट शेयरिंग की बैठक कर रहे हैं लगातार, जिस तरह से आज सुबह ही लालू और नीतीश में लंबी बैठक हुई, बातचीत हुई बहुत सी, ये बातचीत बहुत पॉजिटिव थी। उसके बाद नीतीश कुमार बहुत से इंपॉर्टेंट फैसले कर रहे हैं और इन फैसलों के साथ साथ इनकम टैक्स और सीबीआई और ईडी भी पाटलिपुत्र पहुंच रही है, आज तो पहुंच ही गई थी। बिहार में क्या होने जा रहा है, क्या बिहार एजेंडा तय करेगा फरवरी आते आते? व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन बिहार, इसका इंपैक्ट क्या होगा मोदी के प्लान पर? मुझे लगता है कि अशोक वानखेड़े टाइगर इनके पास चलेंगे, डेटा जर्नलिस्ट जो बिहार के डेटा को अपनी हथेली पर रखते हैं, अभिषेक कुमार, यंग हैं, डायनेमिक हैं, डेटा सारा रखते हैं, उनके पास चलते हैं, अभिषेक कुमार और अशोक वानखेड़े के पास। कोशिश करते हैं इस बड़े सवाल को डिकोड करने की, एक ओपिनियन लेते हैं एक्सपर्ट्स का, समझने की कोशिश करते हैं कि फरवरी में आते आते तस्वीर क्या बनेगी 2024 के फाइनल की। टाइगर, पहला सवाल आप ही से, और सवाल यह है कि लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के बाद जब से मोदी जी राममय हुए हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, केमिस्ट्री तो उनके साथ है, केमिस्ट्री तो है वोट की, ये हम भी मानते हैं, लेकिन अरिथमेटिक नहीं है। केमिस्ट्री हो सकती है लेकिन अरिथमेटिक नहीं। आपको लगता है कि आखिर इतनी प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, मैं कहूंगा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नीतीश कुमार से क्यों है मोदी जी को? ऐसी कौन सी पुरानी अदावत है? किस खेत का झगड़ा है, किस मेड़ का झगड़ा है, किस मकान का झगड़ा है साहब? मकान का झगड़ा नहीं, मेड़ का झगड़ा नहीं, खेत का झगड़ा नहीं दीपक भाई, झगड़ा यह है कि नीतीश कुमार करप्ट नहीं, झगड़ा यह है कि नीतीश करप्ट नहीं, भ्रष्टाचार के कोई छींटे नहीं, उनके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये शस्त्र अस्त्र जब चलते हैं तो वहां से लौट के वापस आते हैं जी। ये जो आप तथाकथित चाणक्य, जिनको मैं जुगाड़ू कहता हूं, इनके पास जब ये राम मंदिर बेचने जाते हैं बिहार में तो वहां सुशासन दिखता है, वो सुशासन बाबू की छवि लेके सामने खड़े हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि राम चाहिए या राम राज्य चाहिए, तो उनको लगता है कि
जंगल राज के बाद राम राज्य आया है। भले ही जंगल राज जिन पे आरोप थे उनके भागीदारी में, लेकिन फिर वालिया जो लोगों को लूटता था वो रामायण लिख के वाल्मीकि भी हो गया। तो सुधार की जगह सब जगह होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आरजेडी वही गुंडागर्दी वाली पार्टी और लूट खसोट जंगल राज वाली पार्टी है। हो सकता है नीतीश के साथ जाके वो भी सुधर गए हों, लेकिन जब नीतीश मानने को तैयार नहीं, नीतीश यहां आने को तैयार नहीं, ऐसे में नीतीश का किया जाए तो क्या किया जाए। नीतीश से परेशानी इसलिए है कि नीतीश किसी चक्कर में फंस नहीं रहे। ये उन पत्रकारों से परेशान है जो किसी चक्कर में फंस नहीं रहे हैं। जी बाकी तो ये बंदर जैसे नचवा रहे हैं। जो 38 लोग हैं एनडीए गठबंधन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 38 में से 8 भी विचारधारा वाले हैं क्या? जी कि या सिर्फ ईडी इनकम टैक्स की भय से नाक में नकेल है तो भालू नाचता है वैसे नाच रहे हैं। जी और 42 यही नीतीश के साथ उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले लोकसभा में। अब इस बार नीतीश नहीं है, माइनस नीतीश प्रदर्शन नहीं है। और ये ऐसा राज्य है जब नीतीश बीजेपी के साथ नहीं है और आरजेडी के साथ है तो पूरा बैलेंस नीतीश के साथ चला जाता है। जी अभिषेक, अमित शाह कह रहे हैं कि साहब अगर प्रस्ताव नीतीश कुमार से आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। नीतीश कुमार प्रपोजल भेजें, हम तैयार हैं। ये गुजरात लॉबी कह रही है। और बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हों या और नेता हों, वो भी मजा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब जो अमित शाह जी की जो खिड़की वो हमेशा खुली है, फ्रेश ब्रीज आने के लिए, ताजी हवा आने के लिए बिहार से हमेशा खिड़की खुली हुई है नीतीश कुमार के लिए। नीतीश कुमार के लिए कोई दिक्कत नहीं, विंडो इज ओपन। तो मैं इसको क्या मानूं? क्या ऐसा हो सकता है कि जेडीयू में जो 2-4 लोग हैं जिनके बीजेपी पे से रिश्ते रहे, क्या नीतीश कुमार को प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप जो है एनडीए के साथ आ जाइए, मोदी जी के साथ आ जाइए, जिन अधिकारियों पर ईडी की जांच वांच है वो भी हम दूर करा देंगे, नीतीश जी को तो ईडी की जरूरत नहीं, आप आइए और मुख्यमंत्री बने रहिए 4-5 साल तक। क्या इस तरह का ऑफर है? हकीकत क्या है? क्योंकि मेरे कान पक गए सुनते सुनते 3-4 दिन से, इसलिए मजबूरी आज ये प्रोग्राम करना। दीपक जी, परिस्थिति दरअसल ये है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी, चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों के लिए हॉटकेक बने हुए। जब से जाति जनगणना हुई है, जब से सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स पे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को, चुनावी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को दबाना शुरू किया है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बड़े विकेट की तलाश है। और वो बड़ा विकेट नीतीश कुमार का विकेट है। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार में ही प्रभाव डालेंगे ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रभाव डालेंगे, नीतीश कुमार झारखंड में प्रभाव डालेंगे, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एक करने में, चाहे वो संयोजक हो या ना हो, अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। और बीजेपी को दिक्कत इससे है, आप देखिए जैसे ही ये खबर आई कि तेजस्वी यादव और लालू यादव मुस्कुराते हुए बाहर निकले हैं नीतीश कुमार के घर से, अभी थोड़ी देर पहले आपको खबर मिली होगी कि ईडी पहुंच गई, राबड़ी देवी के आवास पर ईडी पहुंच गई। आखिर दिक्कत क्या है? लालू यादव की मुस्कुराती तस्वीर से दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? लालू यादव तो हंसने बोलने वाले आदमी रहे। नहीं, और अभिषेक, आपने कहा कि जैसे ही लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी मुस्कुराते हुए बाहर निकले कि थोड़ी ही देर में ईडी पहुंच गई राबड़ी देवी के यहाँ। यानी ईडी जो है वही इंतजार कर रही थी, पटना में एक टीम इंतजार कर रही थी और दिल्ली से फोन गया कि भाई मुस्कुरा कैसे रहे टाइगर। बात बात पे ईडी छोड़ देना, बात बात पे ईडी का घोड़ा जो है छोड़ दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि अभी भी गुंजाइश है कि ईडी अगर छापा मारेगी तो तेजस्वी डर सकते हैं? ईडी अगर छापा मारेगी लालू यादव पे या राबड़ी देवी पे तो क्या ये लालू परिवार डर सकता है? अभी भी कंप्रोमाइज किया जा सकता है? अभी भी क्या अरिथमेटिक को ठीक किया जा सकता है ईडी और इनकम टैक्स से? आपको लगता है कि अभी भी समय है? यदि लालू कॉम्प्रोमाइज करते तो जेल ही नहीं जाते। लालू लंबी जेल काट के आए हैं और उन्होंने तय कर लिया है। लालू की तो दूसरी बेटी को भी नोटिस पहुंचा है। लालू के परिवार में अब बचा कौन है जिसको नोटिस नहीं पहुंचा?
लेकिन जितने नोटिसेस जाएंगे, जितने छापे बिहार में डलेंगे, उतनी उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ेगा। क्योंकि जितना आज के डेट में ईडी इनकम टैक्स पहुंचती है, सीबीआई पहुंचती है, तो जनमानस समझने लगेगा कि ये नेता मोदी जी को बहुत भारी पड़ रहा है। हमारे लालू यादव ने तो इन गुजरातियों के नाक में दम कर दिया, जो सीढ़ी 24 घंटे पड़ी रहती है ईडी पटना में, लेकिन टाइगर छापे डालने के चक्कर में। टाइगर एक बात मुझे बताइए, अगर मोदी जी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये 22 जनवरी के बाद ये राम जन्मभूमि के जो मंदिर बन रहा है रामलला का, इसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी वालों का मानना है कि पूरा देश राममय हो जाएगा, पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी, और मोदी जी कह रहे हैं कि साहब अयोध्या से 3000 किलोमीटर दूर केरल तक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में इस बार बीजेपी छाने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि केरल से 4 सीट जीत रही है। तो जब अगर केरल से 4 सीट जीत रही है, तमिलनाडु में 8 सीट अगर जीत रही है, अगर बीजेपी के नेताओं पर बात करें, तो अयोध्या से 300 किलोमीटर दूर बिहार तो पूरा जीत लेना चाहिए अमित शाह को। तो फिर बिहार को लेकर परेशानी क्यों? बिहार को लेकर इतनी ज्यादा असमंजस में क्यों है गुजरात लोग अभी? दीपक भाई, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का जन्म होने के पहले से तमिलनाडु राममय है। एमजी रामचंद्रन वो ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं कि जो एडमिट थे अमेरिका में और सरकार इंडिया में चलती थी उनकी, उनके नाम में भी राम है। रामेश्वर जी रामचंद्रन मंत्री थे। आप पत्थर उठाओ, आपको हर राम मिल जाएगा वहां पे। तमिलनाडु पहले से राममय है, लेकिन राम को मानने वाले रखेंगे इसकी क्या गारंटी? ये जो नए प्रारूप में राम बेचने आए हैं वो किसी को नहीं चाहिए। सदियों से राम पूछते आए हैं सभी राज्यों में, देश के बाहर भी, कि इसके मायने ये थोड़ी है कि बीजेपी को, ये बीजेपी यानी राम, ये कब सब्स्टिट्यूट हो गया भाई? दो टाइप के भक्त है इस देश में, एक राम भक्त है, एक मोदी भक्त है। जो राम भक्त है वो राम की आराधना करते हैं, आराध्य है राम, राम की पूजा करते हैं। अयोध्या में मंदिर नहीं था तब भी राम पूजनीय थे, और तब भी राम नवमी मनती थी, तब भी रामलीलाएं का मंचन होता था। और एक मोदी भक्त है जिनके लिए राम से भी ऊपर मोदी है। फिर मोदी भक्ति में ये पागल हो गए कि अधूरे मंदिर में भी राम को स्थापित करने को चले। शंकराचार्य मना करने के बाद शंकराचार्य कौन है ये सवाल उठाने वाले? मोदी भक्त है, क्योंकि उनको राम से कोई लेना देना नहीं। तो राम भक्त तो पूरे देश में है, लेकिन केरल और तमिलनाडु में मोदी भक्त नहीं है, और जब तक मोदी भक्त मिलेंगे नहीं तब तक वोट नहीं मिलेंगे। बिहार में मोदी भक्त नहीं है, बिहार में राम है, लेकिन राम भक्त और मोदी भक्त में आपको फर्क करना होगा। इसीलिए ये बौखलाहट है। यदि राममय देश हो चुका है तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई बंद कर दो ना भाई। लालू यादव, अखिलेश यादव और सारे यादव इकट्ठा हो गए, कांग्रेस भी इकट्ठा हो गई, ममता जी भी आ गई, पूरा इंडिया गठबंधन में और 2-4 इधर उधर के भी आ गए, तो भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि देश राममय हो गया है। ये बताने का है कि देश राममय हो गया है, लेकिन मोदीमय होगा कि नहीं इस पे गारंटी नहीं। जी, मोदीमय नहीं हो रहा है देश, इसी कारण ईडी की जरूरत पड़ रही है, इसी कारण तोड़फोड़ की जरूरत पड़ी है, इसी कारण ये गोदी मीडिया उभर रहा है कि नीतीश, अरे नीतीश को आपने, मुझे लगता है आप और हम दोनों बैठे हुए थे एक बहुत बड़े आरजे, इसी के जनता दल यूनाइटेड के नेता के पास, जब उनका नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ दिल्ली में, तब उन्होंने क्या कहा? बोला गोदी, वो टीवी देख के नीतीश जी ने क्या कहा? अरे इन लोगों ने तो मुझे भिखारी बना दिया, जैसा मैं बीजेपी के दरवाजे के सामने कटोरा लेके खड़ा हूं, मुझे ले लो, मुझे ले लो, बंद करो ये टीवी। सब बीजेपी के पेरोल पे काम करते हैं, बोला ना। मुझे बताइए, इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग पटना, इंडिया गठबंधन टूट गया। दूसरी बेंगलोर, फिर नीतीश टूट गया, शरद पवार नहीं आ रहे। इस देश में दो नेता है, शरद पवार और नीतीश कुमार।
इन दोनों को बीजेपी का प्रवेश करने के लिए पूरा गोदी मीडिया 24 घंटे 24/7 लगा हुआ है। जी। और इतना हो गया है कि लोग कहते हैं, लोगों ने हाथ जोड़ लिए, अरे बहुत हो गया भाई, कितना करोगे। बीजेपी की जो मीटिंग हुई आज, बीजेपी के विधायकों की, ये मीटिंग कई सप्ताह पहले तय हुई थी। जी जी, नहीं मैं आ रहा हूँ टाइगर, आ रहा हूँ आपसे एक सवाल पूछना है। मैं अभिषेक से पूछ रहा हूँ। अभिषेक, जब से ये नीतीश जी ने 2 लाख रुपए वाली स्कीम शुरू करी कि जो गरीबी के रेखा के नीचे लोग हैं, जो बहुत गरीब बिहार के लोग हैं, इनको सरकार 2 लाख रुपए देगी। अब मोदी जी तो 15 लाख दे नहीं पाए, लेकिन नीतीश 2 लाख रुपए दे रहे हैं और कैबिनेट से उन्होंने आदेश भी पारित करवा लिया, प्रस्ताव पारित हो गया। जब से ये 2 लाख रुपए का वादा नीतीश कुमार ने किया है, तब से मिर्चा क्यों लगी हुई? तब से मैं सुन रहा हूँ कि क्या कहते हैं, ये नीतीश कुमार जो है टूट रहे हैं, लालू से झगड़ा हो गया है, लालू जो है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, नीतीश कुमार जो है वो सोच रहे हैं कि भाई 24 के बाद हम अगर हार जाएंगे तो क्या होगा। नीतीश कुमार जो है, उनकी अमित शाह से 2 बार दिल्ली में बातचीत हो चुकी है। इस तरह की जो बातें, ये 2 लाख रुपए की स्कीम के बाद ये कैरेक्टर असैसिनेशन नीतीश कुमार का क्यों हो रहा है? ये गोदी मीडिया के सारे चैनल ये क्यों कह रहे हैं कि साहब 22 तारीख के बाद नीतीश कुमार जो है वो मोदी से हाथ मिला लेंगे? इन बातों में कितना दम है? नंबर 1, इन बातों के पीछे मकसद क्या है? ठीक, दीपक जी एक चीज आप बताइए मुझे, 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि पर जब नरेंद्र मोदी इतना बड़ा वोट बैंक खड़ा कर सकते हैं, वहां बिहार की 34% से ज्यादा पॉपुलेशन को यदि 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं पर हाउस होल्ड, एक परिवार को 2 लाख रुपए, तो 6,000 की तुलना में तो 2 लाख रुपए ज्यादा बड़े हैं। उसकी किस्त 2-2 हजार की है, इसकी पहली किस्त 50,000 रुपए की होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि लाभार्थी चेतना को तो नए स्तर पर नीतीश कुमार ने पहुंचा दिया। जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, 500 रुपए कोरोना के दरमियान देना, चुनाव के समय 2-2 हजार रुपए की किसान सम्मान निधि देना, मध्य प्रदेश में वोटिंग के 1 या 2 दिन पहले किसान सम्मान निधि की राशि खाते में ट्रांसफर की गई, आपको याद होगा। तो सवाल ये उठता है कि जब पैसे से वोट खरीदने का जो चलन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, भला उसमें दूसरे क्यों पीछे रहे? और बिहार की परिस्थितियां ऐसी है, आप देखिए जो कुछ भी चल रहा है। आज भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, बाहर में मैसेज गया कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, लेकिन इसके ठीक उलट जाकर देखिए जो पूरे बिहार में मैसेज स्प्रेड हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है कि अगर नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बत्ती गुल हो जाएगी बिहार में। यही मैसेज बिहार में जा रहा है। उनकी जो चुनावी संभावनाएं बची खुची है, उस पर और तुषारपात हो रहा है। टाइगर अभिषेक कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार ने मोदी से हाथ नहीं मिलाया तो बीजेपी की बत्ती गुल हो जाएगी, बीजेपी का बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कमल मुरझा जाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको लगता है कि अगर मोदी जी वाकई झुक गए, अमित शाह वाकई झुक के नतमस्तक हो गए, 22 जनवरी के बाद अगर मोदी जी पटना के मंदिर में जाके झुक गए, अगर आपको लगता है कि नीतीश कुमार मान जाएंगे या अनकम्प्रोमाइजिंग है, अब समझौता नहीं होने वाला है? नहीं, नो पॉइंट ऑफ रिटर्न है। किस बारे में झुकेंगे? नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी जी का झगड़ा किस बात का है? कोई नीतीश कुमार का कोई पर्सनल झगड़ा तो नहीं है, मान अपमान वाली बात तो नहीं है। जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो मनुवादी व्यवस्था लागू करने पे तुले हुए हैं, उसके बेसिक विचारधारा का फर्क है। जो विकास का नारा लेके आए थे, यदि उनका विकास, मंदिरों का पुनर्निर्माण करना ही विकास है, और स्कूलों की हालत इस देश में यह है कि 18 साल का बच्चा भी दूसरी क्लास का किताब नहीं पढ़ सकता, शिक्षकों की यह हालत है कि 50% शिक्षक बिना डिग्री के पढ़ा रहे हैं, गणित, साइंस और मैथमेटिक्स के शिक्षक नहीं है 60% स्कूलों में, वो कहां से विश्वगुरु बनेगा? कर्जे बढ़ रहे देश पे भयावह रूप से, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। ये सारा क्या नीतीश कुमार एक्सेप्ट करेंगे?
सवाल ये है, बीजेपी के साथ जाने का मतलब है इन तमाम चीजों के लिए हाँ कहना, मनुवादी अर्थव्यवस्था को हाँ कहना, जातिगत जनगणना को। वो कहते हैं कि गरीबी मेरी जाति है, और नीतीश कुमार कहते हैं कि गरीबी जाति नहीं, गरीबी हर जात में पाए जाते हैं। जी और टाइगर, उन्होंने मैं लगातार सारी एक लास्ट क्वेश्चन मैं अभिषेक से लूंगा, फिर फाइनल कमेंट जो है मैं टाइगर से लेना चाहूंगा। अभिषेक, आज की जो ग्राउंड सिचुएशन जो जमीनी हकीकत है, अगर वाकई लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यानी आरजेडी और जेडीयू ये दोनों एक साथ लड़ने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि भले मंदिर का प्रोजेक्शन किया जाएगा, बिहार में अभी भी आपको कितनी सीटें दिख रही हैं? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सामने जो स्थिति है उसमें साफ दिखता है कि बीजेपी वहां पर कमजोर विकेट पर है। और सीटों की बात आप कर रहे हैं, तो जब तक कैंडिडेट सामने नहीं आएंगे दोनों पक्ष के, तब तक कुछ भी कहना मुनासिब होगा। लेकिन इतना जरूर है कि 30 के ऊपर सीटें बिहार में इंडिया अलायंस को, यदि नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन बना रहा तो आएगी। और एक बात और मैं कह रहा हूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो हालत है, इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? बीजेपी खुद जिम्मेदार है। बिहार में सहयोगी दलों को आप जिस तरीके से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हाँकना संभव नहीं है। नौकरियां दी जा रही है, यूपी से लोग आके नौकरियां ले रहे हैं। टाइगर, एक बड़ी बात अभिषेक ने कही, इन्होंने कहा कि अगर लालू और नीतीश इंटैक्ट रहते हैं, ये 2 लाख रुपए की स्कीम आ चुकी है जो एक गेम चेंजर है। हिंदुस्तान ने ऐसी स्कीम आज तक सुनी नहीं। उसके पीछे कास्ट सेंसस, सारा जो रणनीति है वो नीतीश कुमार की है। अगर ये सब कुछ होता है तो अभिषेक कह रहे हैं 30 सीट्स, 40 में से 30 सीटें जो है वो फिर इंडिया गठबंधन को बिहार में मिल रही है। और अगर ऐसी ही कोशिश शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में कर दी, और कुछ ऐसी ही कोशिश डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने कर्नाटक में कर दी, और ममता का भी जो है आप कह सकते हैं उनकी भी देवी जाग गई, अगर जागृत हो गई, तो फिर आपको क्या लग रहा है 2024 मई में? तो दीपक जी आगे बता दूं, महाराष्ट्र में महाविकास गठबंधन इंटैक्ट है, वो टूट नहीं रहा है, और वहां सिंगल डिजिट में आ रही है बीजेपी। ममता की देवी जागृत हो चुकी है, इंतजार नहीं है, हो चुकी है। वो जो साउथ के चाणक्य हैं डीके शिव कुमार तेलंगाना, और बड़ी बात नहीं कहता हूं मैं, ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान में 11 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कमजोर है। उस जिले का टोटल जो वोट पड़ा है उसमें 11 लोकसभा सीट्स है जहां बीजेपी का वोट कम है कांग्रेस से। जी, यदि खेल ठीक से खेल ली कांग्रेस, और यदि ये 3 राज्यों की बात करें आप, तो 230 225 पे बीजेपी ये 3 राज्य ले आएंगे। सवाल बीजेपी को बीजेपी को तकलीफ किसी से नहीं है। तकलीफ है महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार से। बिहार से तकलीफ सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिहार में एक इंसान ऐसा है जिसपे ये तीनों इनके शस्त्र काम नहीं कर रहे। नीतीश कुमार, वहां शरद पवार अटके हुए हैं, वहां उद्धव ठाकरे के लोग लगातार उठाए जा रहे हैं, उनके परिवार पे ये तीसी लग चुकी है। उधर ममता के पूरे घर में घेर चुके हैं। लालू यादव का तो पूरा परिवार ही टारगेट पे है। इसके बावजूद भी ये लड़ रहे हैं। ईडी के बावजूद टाइगर का कहना है कि ईडी के बावजूद अगर ये लड़ाई लड़ी जाती है जमीन पर, और बिहार में जिस तरह से लालू और नीतीश, जो अभिषेक कुमार का कहना है कि गठबंधन टूटने वाला नहीं है बल्कि और मजबूत और सीमेंटेड हो रहा है, क्योंकि ये 2 लाख रुपए की योजना है, हर गरीब के हाथ में 2 लाख रुपए देना, ये हिंदुस्तान में 75 बरस में कोई सोच नहीं पाया। मोदी पर आप कह सकते हैं उनकी बाजी पर एक ट्रम्प का पत्ता चला है नीतीश कुमार ने एक बार फिर। और जो टाइगर ने कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे, कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, और फिर ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में, और जिस तरह से चंडीगढ़ से बीजेपी भागी है जब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है मेयर के चुनाव में, अगर ये सीन रहा तो मुझे लगता है राहुल गांधी को फिर सोचना चाहिए कि मुकाबले में अभी वो है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों आए, और जिस तरह से अभिषेक ने डेटा सामने खोल के रखा, आंखें खुल गई। और टाइगर, जो आपने कहा कि नीतीश कुमार से इसलिए डरते हैं कि नीतीश कुमार करप्ट नहीं, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, नीतीश पर ये हथियार चलते नहीं।
बड़ी बात आपने टाइगर कही। आप दोनों का इस प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और दर्शकों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सो नाइस ऑफ धन्यवाद। यू फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।